Okay. So let's start with the kingdom Monera. किंगडम मोनरा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, जब हमने क्लासिफिकेशन का, मैंने आपको आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन बताई थी, तो थोड़ा थोड़ा सारे किंगडम्स के बारे में बताया था, याद है? मैंने बोला था दैट किंगडम मोनरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो किंगडम मोनरा में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, ठीक है, इन द न्यूक्लियर फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड होता है। तो किंगडम मोनरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सेल in which genetic material is not organized in the form of nucleus, but instead lies freely in a naked supercoiled state. In the cytoplasm. अब आते हैं बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए। तो बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो क्लब शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल, 6 टाइप के शेप्स हैं। फर्स्ट है कोकस। कोकस मतलब स्फेरिकल, ऐसी शेप। देन बेसिलस मतलब रॉड शेप या सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं। या स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसी शेप। फिर आती है स्पाइरलम। स्पाइरलम जो है वो है कॉइल्ड और ये स्पाइरल शेप। फिर उसके बाद विब्रियो मतलब कॉमा शेप। देन स्टॉक ऐसे पोजेसेस अ स्टॉक। मैं बता देती हूँ कैसे पोजेसेस अ स्टॉक शेप होती है। ये वाला स्टॉक होता है, ऐसी शेप। 6th इज बडिंग, मीन्स ऐसी शेप।
कुछ जगहों से swollen होती है। कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो, स्टॉक, बडिंग, ये 6 टाइप के हमारे पास शेप्स हैं। इनके एग्जाम्पल करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके शेप्स पे ही आते हैं कि आपको पिक्चर्स दे देते हैं तो पिक्चर्स में से पूछ लेते हैं कि ये कौन से बाकी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है फ्लैजिलेशन, मींस फ्लैजिलेशन के अकॉर्डिंग, तो फ्लैजिलेशन के अकॉर्डिंग याद है फ्लैजिला था, मैंने आपको उसमें पढ़ाया था। सर हाँ, फ्लैजिलेशन। कल सेल का टेस्ट है ना आपका? यस, तो इसके डायग्राम है, प्रिपेयर कर लेना। हम ड्रॉ करने के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन पता लग गया आपको। ए ट्राइकस मतलब फ्लैजिला एब्सेंट, मोनोट्राइकस मतलब एक फ्लैजिला, एम्फीट्राइकस means a flagella on like इसमें flagella absent, एक साइड में flagella, then amphitrachus मतलब each two flagellas, each at two end, ऐसे। Then there is a lophotrichus means सारे flagella एक ही end पे, grouped at only one end, then cephalotrichus means groups of flagella occurs at each of two ends or poles. Then peritrichus इस पे सारे सरफेस पे flagella present all over the surface. Atrichus, monotrichus, amphitrichus, lophotrichus, cephalotrichus, peritrichus. Done. सब लोगों का हो गया? यस, ओके। देन उसके बाद हमारे पास वही ग्राम स्टेनिंग, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इट, बट एक बार मैं वापस से इसी के नीचे, क्योंकि इस पे मतलब क्लासिफिकेशन तो है ना बैक्टीरिया की, तो ग्राम स्टेनिंग लाइक एक बार बनता है मेंशन करना। तो ग्राम स्टेनिंग गिवन बाय, ये किसने दिया था? हैंस क्रिश्चियन
ग्राम, इसी ग्राम की वजह से इसका नेम आया है, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, और बैक्टीरिया को स्टेन करा पहले उन्होंने, प्रोसीजर ये है कि बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विद weakly alkaline solution of crystal violet। पहले इससे स्टेनिंग करी, फिर उसके बाद क्या किया, 0.5% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन ऐड कर दिया, मीन स्लाइड पे पहले सैंपल ले लिया, फिक्स कर लिया बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को फिक्स करने के बाद क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया, फिर उसके बाद 0.5% ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, फिर उसके बाद वाटर से वॉशिंग दे दी, वॉशिंग विथ वाटर, फिर उसके बाद लास्ट वॉशिंग दी, वॉशिंग विद अल्कोहल। ठीक है, अब ये जो वॉशिंग दिया ना अल्कोहल, अब आपको इसी वॉशिंग की वजह से क्या हुआ, अगर आप ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखते हो, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखो, इसमें क्या है, लिपिड कंटेंट बहुत हाई है, और इसमें लिपिड की जो लेयर है वो एक बाहर की लेयर है, एक अंदर की लेयर है, तो लिपिड कंटेंट ज्यादा है। और अपना जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया अल्कोहल, अल्कोहल बीइंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या कर देता है, वो जो हमारा स्टेन होता है उसको, ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट जो सेल वॉल का, तो स्टेन जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और निकल जाता है। बट अगर आप ग्राम पॉजिटिव में देखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, लिपिड की नहीं है, तो जिसकी वजह से ग्राम स्टेन जो है वो ये ले लेता है। अगर ये ग्राम स्टेन ले लेता है, मीन्स इसमें अगर आप देखोगे ना, ये इनकी सेल वॉल है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें आउटर मेम्ब्रेन भी है और एक ये सेल मेम्ब्रेन भी है एडिशनली, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम नेगेटिव एंड द ग्राम पॉजिटिव। एक का डिफरेंस ये है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव अ हाई लिपिड कंटेंट, वेयर एज ग्राम पॉजिटिव हैज अ लो लिपिड कंटेंट। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट जो है वो लो है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट हाई है ना। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा ग्राम स्टेन। अब इस ग्राम स्टेन का रिजल्ट क्या आएगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो तो रिटेन कर लेगा कलर, और वो उसको कलर कौन सा आएगा, वायलेट कलर का। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है रिटेन्स कलर कौन सा, वायलेट कलर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा, डू नॉट रिटेन कलर। अगर उसमें कलर नहीं है तो फिर हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे कोई और डाई देंगे ना उसको। saffron. यस, उसको सैफरन एंड डाई दी। तो इस नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए वी यूज सैफरन एंड डाई। सो सैफरन,
सैफरन जो होती है वो रेड कलर की डाई होती है, और ये कलर ले लेता है वॉयलेट। डन। एक छोटा Yes. सा एक छोटा सा नोट इसी में बना के लिख लो, साइड पे ही। वॉशिंग ऑफ स्टेन इन ग्राम नेगेटिव bacteria is due to high lipid content of cell wall which gets dissolved in organic solvents. Done. अब आते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंस पे। ऑल्दो मैंने आपको ये लिखवाया हुआ है, बट प्रोबेबिलिटी है आई थिंक नंदिता मिस्ड इट ना, तो नंदिता को हेल्प हो जाएगा और आपका Yes, रिवाइज हो ma'am. जाएगा, और आपका कल के एग्जाम के लिए रिवीजन भी हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस है, पहला वॉल इज सिंगल लेयर्ड, ये ना सेल वॉल है, सो सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड एंड इसमें सेल वॉल इज double layer. Then outer membrane is absent, आपने नोटिस किया ही था इवन। इसमें outer membrane is present, इसमें lipid content is wall is low, 10 to 20%, इसमें lipid content of wall is
20 to 30%। इसमें एक एडिशनल डिफरेंस है, सेल वॉल कंटेन्स टिकोइक एसिड, कि अभी मैं आपको विजुलाइज करवाती हूँ। इसमें टिकोइक एसिड इज एब्सेंट। पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कैसी फीलिंग आती है? पॉजिटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव फीलिंग आती है, हैप्पी हैप्पी की फीलिंग आती है। नेगेटिव से नॉट दैट मच हैप्पी हैप्पी फीलिंग ना। तो पॉजिटिव जो है ये पैथोजेंस कम होते हैं। पैथोजेनिक मीन्स इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरिया। सो फ्यू आर पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और इसमें मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक। एग्जाम्पल, ये कौन सी बैक्टीरिया है? कर्ड वाली बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। इसका एग्जाम्पल ई कोलाई, जिसको मैंने ई इश्चीरचिया कोलाई लिखा था। याद आया नायरा? आपने बड़ा वियर्ड सा नाम लिया था उसका। हम्म। ये दोबारा लिखना पड़ेगा क्या? मैं पहले लिख लिया है सब। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं लिखना तो मत लिखो, नो इश्यूज, क्योंकि आप पहले लिख चुके हो ना ये सब। मुझे तो बस आपको एक बार, क्योंकि इसमें फॉर्मली आता है ना, तो वी हैव टू इंक्लूड दिस। अब मैं आपको टिकोइक एसिड के बारे में बता रही थी। तो सी देयर इज अ टिकोइक एसिड, और ये ग्राम पॉजिटिव में इज प्रेजेंट एंड ग्राम नेगेटिव में नहीं है प्रेजेंट। सो टिकोइक एसिड, दैट्स इट। देन यू हैव टू ड्रॉ बैक्टीरिया की पिक्चर। तो आप मैं ड्रॉ करूँ, मेरे साथ ड्रॉ करना चाहते हो, या अपने आप कर लोगे? बोलो। ड्रॉ कर दो, ओके। सो चलिए हम बैक्टीरिया को, एक जर्नल स्ट्रक्चर जो होता है उसको ड्रॉ कर रहे हैं अभी। सो बैक्टीरिया को मैं थोड़ा सा, ओके, ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसका जो इनफोल्ड होके मीजोजोम बनाएगा। देन ये बाहर की साइड में इट इज हैविंग दिस ग्लाइकोकैलिक्स थिंग। इसके बाद ये इसका फ्लैजुलम। लेबल करती जाती हूँ मैं साथ साथ में। ये इसके
कुछ कुछ सेल मतलब अंदर की सेल मेम्ब्रेन से कुछ कुछ छोटे छोटे एंजाइम्स अटैच हैं जिनको हो जाएंगे रेस्पिरेटरी एंजाइम, ये है सेल वॉल, ये है ग्लाइकोकैलिक्स और ये है साइटोप्लाज्म। रेस्पिरेटरी एंजाइम, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, फ्लैजुला और पॉलीराइबोसोम। याद होगा ऐसा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। ये इसके सेल मेम्ब्रेन से फाइलस निकले हुए हैं। ये छोटे से लिपिड ग्लोब्यूल्स, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोइड। ये छोटा सा प्लाज्मिड, और ये मीसोसोम रह गया लेबलिंग के लिए। सो मीसोसोम और ये ले लो राइबोसोम। ये न्यूक्लियोइड, ये मीसोसोम, ये फाइलस, ये ग्लाइकोकैलिक्स,
These are the respiratory enzymes. Only ribosome. Flagellum. अब सेल वॉल कौन सी कलर की करें? ऊपर भी हो गया है, कोई कलर बचा है? इस तरह। ये इसमें प्लाज्माइड का कर देते हैं। सेल वॉल हो गया है, प्लाज्मा, फ्लैचुलम। हाँ जी, सारी लेबलिंग कर दी। ठीक है। आगे बढ़े। आपने मेरे साथ साथ ही बनाया था ना? यस तो आगे Yes, बढ़े। ma'am. हो गया ना आपका भी? यस मैम। ओके। वैभव आपका हो गया? Yes, ma'am. ओके। सेल वॉल पे आते हैं अब। मतलब हम इसके अब ऑर्गेनेल्स पे, जो भी इसके पार्ट्स हैं उस पे जा रहे हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया थे, दोनों में सेल वॉल तो प्रेजेंट ही थी। ठीक है, तो जो इनकी पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन जो आपने देखा था, बहुत सारा पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन था। ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, इसका स्ट्रक्चरल नेटवर्क को फॉर्म करता है। और ये जो सेल वॉल है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन भी होता है और म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी होता है। तो अभी हम सेल वॉल के जो पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन also known as म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। देन पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है, यहाँ पे थोड़ा बायोमोलिक्यूल आपको लगेगा। तो बायोमोलिक्यूल में आपको एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन याद है, जिससे आपने काइटिन बनाया था? यस मैम। ओके। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है इसमें ऑल्टरनेट जो चेन्स होते हैं, वो पहले एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का हो गया मान लो, फिर उसके बाद एन एसिटाइल एक और होता है म्यूरामिक एसिड। ठीक है, उसका प्रेजेंट होता है। तो ये एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। सो पेप्टिडोग्लाइकन
consists of long glycans strands formed of repeating units of N-acetyl glucosamine, जिसको हम बोलते हैं नाग शॉर्ट फॉर्म में, and N-acetyl muramic acid, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नाम। Alternate chains of नाम and नाग is present. देन आ गया प्लाज्मिड। अब नोटिस करो प्लाज्मिड में कहा देखो, एक तो डीएनए इसका ये वाला है मेन डीएनए, जिसको हमने न्यूक्लियोइड बोला, तो फिर प्लाज्मिड ये एक एक्स्ट्रा डीएनए है ना इसके पास, ये वाला, इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए। ओके, अब आते हैं एक और चीज पे, और मैं आपको फाइलर्स का दिखाया था ना, मैंने आपको ये बताया था कि इसके पास है एफ प्लाज्मिड, इसके पास नहीं है एफ प्लाज्मिड। पहले ये एफ प्लाज्मिड की कॉपी बनाएगा, फिर उसके बाद ये सेक्स पिल्ले जो है इसके थ्रू इसको दे देगा। ठीक है, तो जैसे प्लाज्मिड अगर किसी को मिलता है ना, तो कभी कभी क्या करते हैं वो, जैसे कि अगर मान लो, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जो डायग्राम देखा था उसमें आपको ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा दिख रहा था। कभी कभी क्या होता है कि ये प्लाज्मिड जो है ये जाके मर्ज हो जाता है, इसमें मेन क्रोमोसोमल डीएनए में मर्ज हो जाता है, और ये टेम्परेरी एसोसिएशन होती है, परमानेंट एसोसिएशन नहीं होती है। तो जो टेम्परेरी एसोसिएशन जब इसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो उस कंडीशन में वी कैन कॉल इट एज एपिसोम। छोटी सी टर्म आती है एपिसोम्स। प्लाज्मिड्स कैन temporarily associated with nucleoid। अब
थोड़ा सा ये जो प्लाज्मिड्स है इसी के टाइप्स कर लो, क्योंकि वो मैंने एफ प्लाज्मिड आपको बता दिया था. सो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड. में फर्स्ट एफ प्लाज्मिड. जो ये एफ प्लाज्मिड था ना, पहले आपको एक बार दिखाऊं वापस से वही वाला पिक्चर. देखो इसमें, देखो आपको ये इसके पास एफ प्लाज्मिड है. एफ प्लाज्मिड होने की वजह से इसके पास क्या है, एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी जीन. इसके पास फर्टिलिटी का जीन है, इसके पास नहीं है. तो जो देगा वो डोनर या मेल होगा, और जो रिसीव करेगा वो रिसिपिएंट होगा. So F plasmid which contain genes for fertility, bacteria having F plasmid called male or donor. Then there is a R plasmid. अभी आपने ये सुना होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर आप एंटीबायोटिक्स उनके अगेंस्ट कंप्लीट नहीं लेते हो तो दे बिकम रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं ना वो. फिर आप ठीक नहीं होते ना, वापस वो एंटीबायोटिक 4-5 दिन के बाद ले लो तो आप ठीक नहीं होगे. मतलब मान लो आपको कोर्स मिला था वीक का, आपने वीक से पहले ही 2 दिन वो कोर्स कंप्लीट, मतलब कंप्लीट नहीं किया, 2 दिन ही लिया, आपको लगा कि आप ठीक हो गए हो, आपने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया. फिर उसके बाद आपको रियकर होगा वो डिजीज, और फिर उसके बाद जब आप वही सेम एंटीबायोटिक लोगे तो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर चुका होता है. उसका रीजन ये होता है कि बैक्टीरिया के पास ना एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट ना आर प्लाज्मिड होते हैं. तो उन आर प्लाज्मिड में, मतलब रेजिस्टेंस प्लाज्मिड में, उन एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक्स उन पे काम नहीं कर पाती. ठीक है. तो आर प्लाज्मिड्स आर दोस विच कैरी genes for resistance against common antibiotics such as streptomycin, tetracycline. डन ना. मतलब अभी तक वी हैव डन 2 प्लाज्मिड्स, दोनों के दोनों ये वाले प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड. दो और करेंगे हम, कॉल प्लाज्मिड और डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड. डन.
डन। यस मैम। ओके, सबका हो गया? ओके ओके, got it. So next plasmid is whole plasmid. गेस कर सकते हो whole plasmid किसके लिए होगा? ये टॉक्सिन्स के लिए होता है. It produces toxins called colicins or bacteriocins. Then next plasmid is degradative plasmid. This helps to decompose. ये सिंथेटिक है, मीन्स बनाया हुआ है, लैब में बनाया हुआ है. Complex organic substances into simpler ones. Example, degradative plasmid of ये ऑर्गेनिज्म जो है ना, Pseudomonas fotida, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये ना इंडियन ने ही डिजाइन किया था. इसका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती. इसको स्यूडोमोनास फोटिडा को बोलते हैं सुपर बग. क्रिएटेड बाय डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती is capable of breaking down crude oil. ये इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है. अगर मान लो बाय मिस्टेक और एक्सीडेंटल क्रूड ऑयल का स्पिलेज हो जाता है सी में, तो वहां पे होता क्या है, अब जो ऑयल होता है वो एक्चुअली पे, जैसे ये मान लीजिए सी सरफेस है, इसके ऊपर ये ऑयल जो है, ये क्रूड ऑयल, ऑयल बिकॉज ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. तो ये जो वाटर के नीचे जो भी मरीन लाइफ होती है, जो भी मतलब फिशेस वगैरह हैं, अगर देखा जाए तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना अब एयर के साथ. मतलब पहले क्या हो रहा था, एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट था, जब ऑयल के बीच में लेयर आ गई तो अब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना वाटर का. तो जो बेचारी फिशेस वगैरह होती है वो डेथ हो जाता है उनका, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स का डेथ हो जाता है ऑयल स्पिलेज में. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक अच्छा चीज है कि हम स्यूडोमोनास फोटिडा या सुपर बग को वहां पे डाल दें. तो वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और क्रूड ऑयल के, उनको डिकम्पोज कर देगा और वहां पे ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं होगी.
हम उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इससे आप सब फैमिलियर हो, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बाइनरी फिजन के बारे में। तो बाइनरी फिजन में सब लोग फैमिलियर है ना? तो बाइनरी फिजन में क्या करता है बैक्टीरिया? एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाता है। ठीक है, अब एक बार हम पिक्चर देखते हैं और फिर उसके बाद ये रहा। पहले ये कोई एक बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया से इसमें हो गई डिवीजन और ये क्या बन गया? दो बैक्टीरिया ना, सिंपली बस न्यूक्लियस से पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गया, दैट्स इट। अब ये ऑर्गेन जो बैक्टीरिया है इसके दो डॉटर सेल्स बन गए। तो बाइनरी फिशन में दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लाइक सिंपली अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास एक बैक्टीरिया था, उसके अंदर ये मीसोसोम, मीसोसोम से वही डीएनए, जेनेटिक मटेरियल अटैच्ड है, मतलब ये डीएनए है, ये मीसोसोम है। फिर उसके बाद पहले उसकी कॉपी बनेगी, दो मीसोसोम, फिर उसके बाद दोनों डिवाइड हो जाएंगे। सॉरी, ये वाला स्टेज से पहले दोनों सीधा पहले डीएनए डिवाइड होगा, फिर से डीएनए डिवाइड हो गए और ये बाद में दो सेल डॉटर सेल्स। ओके, अब आता है बैक्टीरिया के जनरेशन का टाइम। जब बैक्टीरिया जो होता है वो डिवाइड होता है तो मीन्स नंबर ऑफ जनरेशन की बात करें तो जैसे मान लीजिए जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, आप नोटिस कर रहे होगे कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, है ना? तो इसके लिए बैक्टीरिया पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम अगर आपको फाइंड करनी है बैक्टीरियल की पॉपुलेशन, तो उसके लिए फॉर्मूला है बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 2 रेज्ड टू पावर n, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ जनरेशंस। मीन्स अगर पूछें 8 जनरेशन के बाद एक बैक्टीरिया, 8 जनरेशन के बाद कितने डॉटर सेल होंगे? कितने होंगे 8 जनरेशन के बाद? मैम कितने जनरेशन के बाद? 8 8 256. हाँ, 256। तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन हो गई 256। एक और फॉर्मूला है जिसमें भी मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ कैसे करनी है। जैसे नंबर ऑफ जनरेशन फाइंड करना है आपको, मींस n, तो आपको टाइम
given for propagation upon generation time. For example, if I give you कि एक बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड होता है, तो 100 मिनट में कितने जनरेशन आ जाएंगे उसके? 5 हाँ, एग्जैक्टली, समझ गए? आई थिंक आई हैव सम मोर क्वेश्चंस आल्सो। एक मिनट, मेरे पास हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सपोज, अपना दिमाग लगाना पहले, ठीक है, फिर मेरी हेल्प लेना। अ बैक्टीरियम divides every 20 minutes. If a culture medium containing 10 raised to power 2 cells per milliliter is grown for 80 minutes, what will be the cell concentration per ml at the end of 80 minutes? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले सेट करके देखो आपको दिया क्या है। हिंट दे देती हूँ, दोनों फॉर्मूला अप्लाई होंगे। Ma'am, 1600 cells per ml? Yes, Sia. How you calculate it? एक मिनट सिया, बाकी सबका हो गया क्या? हाँ मैम, उतने ही आ रहा है। ओके, मैं 1600 ही आ गया ना? ओके, नंदिता, वैभव, अनायरा, सॉल्व हुआ? ओके, लेट मी हेल्प यू। वन बैक्टीरियम था, हमें ये गिवन है ना कि वन बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, मींस 20 हर 20 मिनट पे वो डिवाइड करता है। और फिर उसके बाद कल्चर मीडियम दिया है जिसके अंदर हमारे पास 10⁻² सेल्स है और 80 मिनट के लिए उसको ग्रो किया। तो बाद में सेल 80 मिनट बाद कितने होंगे?
तो अगर आप इसका पहले आपके पास जो है, अगर फॉर्मूला देखो, ये वाला नोटिस कर लो, नंबर ऑफ जनरेशन, तो नंबर ऑफ जनरेशन फाइंड कर लो पहले आप कि 80 मिनट्स में कितने जनरेशन आएंगे इसके। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ जनरेशन फाइंड कर लो। सो नंबर ऑफ जनरेशन विल बी 80 मिनट डिवाइडेड बाय 20 मिनट, ये कितना हो गया 4। ये आपके नंबर ऑफ जनरेशन हो गए। सेकेंड फॉर्मूला था बैक्टीरियल पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए। बैक्टीरिया पॉपुलेशन ही तो हमें अल्टीमेटली फाइंड करनी थी। तो अब हमारे पास बैक्टीरिया पॉपुलेशन जो है दैट इज 2 रेज टू पावर n, और n की वैल्यू यू आर हैविंग 4, तो 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब आपके पास कितना आ गया कि इतने टाइम में 16 जनरेशन हो गए हैं। मींस वो जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो 16, मतलब 1 है तो 16 हो जाएगा। यही तो फाइंड किया आपने। अब आपको फाइंड करना था 10 रेज टू पावर 2 के लिए। तो 10 रेज टू पावर 2 को क्या करते हैं, 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 1600। अल्टीमेटली आपके पास जो नंबर आता वो 1600 आ जाता है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, वैभव आपको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, देन देयर इज अ बैक्टीरिया एक्चुअली, जब उसके पास न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है ना, तो इट आल्सो फॉर्म्स अ एंडोस्पोर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। मींस हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे ना, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात जब हमने करी है तो वी हैव डन के बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के बाद बस एक वो स्पोर बनाने की एबिलिटी भी है उसकी, तो वो स्पोरुलेशन भी करता है। स्पोरुलेशन हाँ, इस स्टेट में वो बहुत देर तक रह सकता है ना, जब तक उसका कंडीशन फेवरेबल नहीं होते। तो हाँ, जब तक उसके मतलब एक्चुअली ऐसा क्या करता है वो स्पोरुलेशन में, थोड़ा सा जो अपना साइटोप्लाज्म होता है उसको न्यूक्लियस के साथ थोड़ा मतलब उसके ऊपर लेयर 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 लगा देता है, जिसकी वजह से उसका अच्छे से प्रिजर्वेशन होता है। और एंडोस्पोर्म्स, कई कई बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स जो होते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं बेसिकली इनके, वो कई कई बैक्टीरिया में तो काफी काफी ईयर्स मतलब आप जो टेटनस का इंजेक्शन लगाते हो ना, तो वो टेटनस का इंजेक्शन जो लगवाते हो, वो टेटनस के इंजेक्शन में वो जो बैक्टीरिया जो है टेटनाई का, उसका हो सकता है कि वहां पे कोई एंडोस्पोर हो या कोई एक्सोस्पोर हो किसी और बैक्टीरिया का भी, तो आपको जब चोट आती है तो वो अंदर जा सकता है, और ऐसे आपकी बॉडी में उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रो कर सकता है। इसीलिए जब भी आपको कोई चोट लगती है तब आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हो। याद आया क्यों लगवाते हैं? तब आप सोचते हो कि क्यों लगवाया इंजेक्शन, तब तो आपको तकलीफ होती है काफी ज्यादा। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, एंडोस्पोर्म फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन is usually triggered by, मैं जिसकी वो बात कर रही थी ना टेटनस वाले की, उसका अप्रोक्सीमेटली 70 इयर्स तक भी स्पोर्स जो है वो सरवाइव कर सकते हैं बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये कुछ ऐसा सा फॉर्म हो जाता है, ये जो सेंटर में है ये पेरेंटल सेल है, ये अंदर में इसने एंडोस्पोर बना दिया बैक्टीरिया के अंदर, और एक्सोस्पोर जो होते हैं वो बॉडी के बाहर बनाते हैं, मतलब अपने सेल के बाहर बनाते हैं, उस पर मल्टीपल लेयर्स चढ़ा देते हैं।
मैम ये पेरेंटल सेल हमारे बॉडी का सेल है? क्या देवयानी, हमारी बॉडी में क्या? मैम ये पेरेंटल सेल हमारी बॉडी का सेल है और उसके अंदर नहीं बैक्टीरिया ने नहीं अपने नहीं नहीं नहीं, ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, ये पेरेंटल सेल बैक्टीरिया का सेल है। वो अपने एंडोस्पोर बनाएगा। एंडो मतलब अपनी बॉडी के अंदर स्पोर बनाएगा, एंडोस्पोर। ओके। हम्म। बैक्टीरिया की बॉडी का सेल है ये पेरेंटल सेल। ठीक है। देन okay, then there is a method by which a bacteria can transfer its genetic material. So today I will show you like how बैक्टीरिया जो है एक दूसरे को ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल। तो इस मेथड को नाम है कॉन्जुगेशन। जो अभी हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कॉन्जुगेशन। इसमें मैंने आपको एक चीज तो पहले ही बताई थी कि ये कॉन्जुगेशन मेथड में लेटरल ट्रांसफर है। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसके लेटरल ट्रांसफर है। तो ये लेटरल जीन ट्रांसफर का मेथड है। लेटरल जीन ट्रांसफर। इसमें एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया को क्या करता है, देखिए। इसके पास है एफ प्लाज्मिड, मतलब ये डोनर है, याद आया? एफ पॉजिटिव मेल डोनर। ठीक है, इसके पास है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड ये क्या करता है, दूसरे एफ नेगेटिव सेल को, रेसिपेंट सेल को दे रहा है ताकि इसमें भी फर्टिलिटी का जीन आ जाए। तो पहले क्या करेगा ये, मतलब इसने अपनी कॉपी बनाई है और फिर उसके बाद इसने वो कॉपी जो है, ये साथ साथ कॉपी बन रही है, इसकी कॉपी बन रही है, मतलब इसमें गायब नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने ये मेटिंग ब्रिज बनाया और ये मेटिंग ब्रिज से इसका जो कॉपी था इसको दिया जा रहा है। एंड फिर उसके बाद ये क्या बन गया, देखो एफ पॉजिटिव, दोनों ही एफ पॉजिटिव बन गए ना। क्या ये वाला बैक्टीरिया जो पहले था जिसने उसको एफ प्लाज्मिड दिया है, ये इसका बेबी है? नहीं ना, ना तो डॉटर सेल है ये तो जैसे मैं आपसे हेलो मिलाऊं और आपको अपना डीएनए दे दूं, कुछ वैसा सीन हो गया। इसलिए इसको लेटरल ट्रांसफर ऑफ जीन बोला गया। समझ में आया? मैम लेटरल इसीलिए क्योंकि ये सेम जनरेशन में हो रहा है। हाँ, क्योंकि सेम जनरेशन में है। और ये कॉन्जुगेशन में ना डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल between prokaryotes through fimbriae। जिसका आउटपुट क्या होगा कि वो भी एफ पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा सा और बचा है हमारा, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में
नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट क्लास में नहीं स्टू कर सकते, अभी तो हमारा आर्कीबैक्टीरिया पड़ा हुआ है, काफी पड़ा हुआ है, मतलब अभी हमारा एक क्लास और लग जाएगी इसमें। मैम ये फिलाई से नहीं होता हाँ हाँ कॉन्जुगेशन?